नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7। मैं हूं आकाश सोनी और इस वक्त हमारी खास पेशकश हम तो पूछेंगे का वक्त हो गया है। जब लोगों के मन में हो सुलगते सवाल, जब इन सवालों से जुड़ा हो देश का हाल, जब हो हर सवाल के सटीक जवाब का इंतजार, तब हम तो पूछेंगे। हर रोज रात 8 बजे IBN 7 पर सवाल और जवाब का चलेगा दौर। हर रोज 8 बजे दिन के सुलगते मुद्दे पर हम अपनी चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ होते हैं। हम तो पूछेंगे में 8 बजे का आज का सवाल, क्या बीजेपी का संघ से सलाह लेना अनुचित है? इस खबर पर करेंगे चर्चा। हमने हमेशा कहा है कि बीजेपी तो आरएसएस की राजनीतिक कठपुतली है, तो मुझको कोई आश्चर्य नहीं है कि समस्त पूरी कैबिनेट और उसमें प्रधानमंत्री सहित सभी जाकर उनके असली गुरु से मिल आए हैं। इसमें क्या अनोखी चीज है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक में प्रधानमंत्री पहुंचे भी नहीं थे कि विपक्षी दलों ने इस पर तानों के बाण चलाना शुरू कर दिए। सरकार विरोधी सियासी जमात को शायद संघ की बैठक के इसी तीसरे दिन का इंतजार था। प्रधानमंत्री का 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक वहां रुकना और संघ के अधिकारियों के साथ विचार मंथन करना कई दिनों के लिए विपक्ष को बयानबाजी का मसाला दे गया। संघ की तरफ से साफ कहा गया कि यहाँ सरकार के कामकाज की कोई समीक्षा नहीं की जा रही। जितना हुआ है इसमें हम दिशा ठीक है, लगन ठीक है, प्रतिबद्धता अच्छी है। इस दृष्टि से हम कह रहे हैं कि ये आगे बढ़ने चाहिए, बढ़ेगा। इतने ही हम इनपुट दे रहे थे, हम समीक्षा नहीं कर रहे थे। इसके बावजूद 3 दिन तक जिस तरह प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों की हाजिरी लगी, उस पर सवाल तो उठने ही थे। बहरहाल इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। संघ की तरफ से सरकार को देश की जनता के लिए काम करने, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा पर तवज्जो देने और विकास का मॉडल भारतीयता के करीब करने का सुझाव दिया गया। विपक्ष की आपत्ति के बाद कई हलकों से सवाल उठ रहे हैं। हम तो पूछेंगे में भी सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी का संघ से सलाह लेना अनुचित है? हम तो पूछेंगे में सवाल एक बार फिर आपको याद दिला दें, क्योंकि हम आपकी राय सुनना चाहते हैं। आपकी राय इस कार्यक्रम में भी लेंगे। सवाल यही, क्या बीजेपी का संघ से सलाह लेना अनुचित है? हाँ के लिए टाइप कीजिए IBN 7 स्पेस Y और नहीं के लिए IBN 7 स्पेस N। अपनी राय 51818 पर SMS कीजिए। इसके अलावा आप #HTP या फिर #BJP RSS मीट, इसके जरिए भी ट्विटर पर अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर IBN खबर के पेज पर भी #HTP लगाकर अपनी बेबाक राय रख सकते हैं। आपकी राय इस कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे, स्क्रीन पर आपके नाम के साथ आएगी। चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री संघ की बैठक में 2 घंटे तक रहे। तकरीबन 15 मिनट उन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। इस मौके पर जो उन्होंने बातें कही है वो ये, मुझे आरएसएस का स्वयंसेवक होने पर गर्व है, यह प्रधानमंत्री ने कहा। और कहा कि सरकार की चलाई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का असर जल्द ही नजर आएगा। प्रधानमंत्री ने सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की जरूरत बताई। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस के प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल, एनसीपी के नेता नवाब मलिक, जेडीयू के नेता केसी त्यागी जुड़ने वाले हैं और संघ विचारक डॉक्टर राकेश सिन्हा इस वक्त हमारे साथ हैं। शुरुआत मैं कर रहा हूं, लेकिन आपको याद दिला दूं कि हम सभी पैनलिस्ट के पास 1-1 मिनट के लिए पहले आते हैं और इस 1 मिनट बाद आपकी आवाज बंद हो जाएगी, लेकिन 1 मिनट आपका है, इसके बीच में कोई और बोल नहीं सकता है। सबसे पहले केसी त्यागी जी, आपसे मैं शुरू कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जिन्होंने पहले से सोच रखा था मेरे ख्याल से कि बीजेपी और आरएसएस के कोऑर्डिनेशन को लेकर आरोप लगेंगे, फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और भाषण में उन्होंने जो बात कही है वो ये कि हमारी सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो उसका कारण ये कि हमें समय समय पर आरएसएस से मार्गदर्शन मिलता रहता है। आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है अब। केसी त्यागी जी, हम जब एनडीए में थे अटल जी के नेतृत्व में और जॉर्ज फर्नांडिस जब संयोजक थे एनडीए के, उस समय इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी। मंत्रिमंडल अपने तरीके से फैसला लेता था। अटल जी, आडवाणी जी अपने विवेक से अपने मंत्रिमंडल के साथियों से सलाह मशवरा करके फैसला लेते थे। अब अटल आडवाणी एरा की समाप्ति हो चुकी है और जो नया नेतृत्व है वो संघ के शरणम गच्छामी है। हर राजनीतिक सवाल पर संविधान के साथ साथ
संघ से भी प्रभावित और प्रेरित होता है। ये एक नई परंपरा चली है। अच्छा, आपके पास 20 सेकंड बचे हैं अभी। नहीं, मुझको ज्यादा नहीं कहना, मुझे कहना यह है कि अटल अडवाणी जी भी संघ की पृष्ठभूमि के थे, लेकिन राजकाज के संचालन में संघ उस समय कहीं न दखल देता था और न ये उससे विचार विमर्श करते थे। नई सरकार आने के बाद ही ये आपका 1 मिनट पूरा हुआ। आप पहले गेस्ट हैं मेरे ख्याल से, हमसे पूछिए मैं, जिसने पहले ही अपनी बात खत्म की। लेकिन अब मैं डॉक्टर राकेश सिन्हा आपके पास आ रहा हूं। बहुत सीधी बात कही अभी केसी त्यागी जी ने, आप उसका जवाब देना चाहेंगे? जी देखिए, मैं इतना मानता हूं कि भारत में लोकतंत्र की जो विकृति हुई है उस विकृति में कुलीनों तक सीमित हो गया। कुलीनों से हटते हटते ये परिवार तक सीमित गया, जिसमें माँ बाप भाई बेटे दामाद ये आते थे और सभी पार्टियों की ये हालत हुई। भारतीय जनता पार्टी एक व्यापक आंदोलन का हिस्सा है, वह एक वैचारिक आंदोलन है। उस वैचारिक आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी उपजी। जिस अटल जी अडवाणी जी का नाम ले रहे हैं, उसी अटल जी अडवाणी जी ने जनता पार्टी की सरकार और पार्टी से नाता इसलिए तोड़ा कि संघ से संबंध हम बनाए रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समग्र परिवर्तन चाहता है। समग्र परिवर्तन में सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां करता है। जब कोई सामाजिक सांस्कृतिक संगठन का व्यापक आधार होता है तो उसका शैडो, उसकी छाया का प्रभाव पड़ता है। एक समय जब आर्य समाज था औपनिवेशिक काल में, तो आर्य समाज का विस्तार हुआ और आर्य समाज का प्रभाव स्वतंत्रता आंदोलन में पड़ा, कांग्रेस पर पड़ा। लाला लाजपत राय बड़े नेता थे, वो आर्य समाज में भी थे, कांग्रेस में भी थे। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर लगभग 55,000। आपका समय पूरा हुआ। शक्ति सिंह गोहिल जी, आपके पास अब मैं आ रहा हूं और उसके बाद सुधांशु जी के पास जाऊंगा जो अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन शक्ति सिंह गोहिल जी, आपको संजय बारू याद नहीं आते? जब आप आरएसएस की बात करते हैं तो संजय बारू ने यह कहा था कि सोनिया गांधी जी से इंस्ट्रक्शन लिए जाते थे इंपॉर्टेंट फाइल्स के ऊपर, जबकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमको आरएसएस से मार्गदर्शन मिलता है। आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है अब। देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब तो दूंगा, पर पहले तो ये कहता हूं कि आरएसएस एक जो ऐसा संगठन है जो संविधान के साथ उनकी विचारधारा नहीं चलती है। उनसे सिर्फ सलाह मशवरा नहीं, ये घुटने टेकती है सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री। और आरएसएस ने ये साबित कर दिया कि आरएसएस मीन्स राष्ट्रीय सुपर सरकार और राष्ट्रीय सुप्रीम सरकार ने ये किया। सोनिया गांधी जी पार्टी की अध्यक्षा है और चुनाव जीत के वो अध्यक्ष बनती है पार्टी की। पार्टी मैनिफेस्टो बनाती है और पार्टी के मैनिफेस्टो के हिसाब से सरकार चले, वो अगर कहती है तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है। और फिर भी मनमोहन सिंह जी ने और सब ने कहा है कि कभी भी जो सरकार का काम करना था उसमें कभी भी सोनिया जी ने किसी फाइल पे कोई हस्तक्षेप नहीं किया। हाँ, जिस गाइडलाइन से, जिस मैनिफेस्टो पे हम लड़े थे, उस मैनिफेस्टो पे सरकार चले, वो देखना वो पार्टी के अध्यक्ष का काम था। पर यहाँ पे तो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात। आपका 1 मिनट पूरा हुआ। सुधांशु जी, आपका 1 मिनट अब शुरू हो रहा है, आपकी टिप्पणी। देखिए, समस्या यह है कि आइडियोलॉजी बेस्ड, कैडर बेस्ड पार्टियां आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के अलावा कुछ हद तक कम्युनिस्ट है, इसके अलावा बाकी को संगठन की व्यवस्था समझ ही में नहीं आती है। दूसरी बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ हमारा संबंध तो बहुत स्पष्ट है। 1980 में हम इसी आधार पर बने थे और बिल्कुल हमारे तमाम सीनियर मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर संघ के स्वयंसेवक ही नहीं, प्रचारक भी रहे हैं। तो इसमें कोई भी बात ढकी छुपी नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि हमें उनके साथ बात क्यों करना चाहिए। पहली बात तो संघ ने भी स्पष्ट किया, पार्टी ने भी, किसी प्रकार का सरकार की प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं है। बात क्यों करनी चाहिए? क्योंकि संघ जो है वो भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसके अगर सबसे ज्यादा विद्यालय है तो विद्या भारती के विद्यार्थियों में विद्यार्थी परिषद, धर्म के क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद, वनवासी क्षेत्र में वनवासी कल्याण आश्रम। आप एक संगठन ऐसा बता दीजिए जिसमें कि एक प्लेटफॉर्म पे आपको सोसाइटी के इतने भिन्न भिन्न क्षेत्रों का फीडबैक मिलता हो, तो मैं मानने को तैयार हूं। और वह संगठन जो सिर्फ व्यक्तित्व का निर्माण करता है, चरित्र का निर्माण करता है और किस प्रकार व्यक्तित्व। आपका समय पूरा हुआ। नवाब मलिक जी, ये कैसा सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री जाकर बताते हमने क्या किया और पूछते अब आगे क्या करें? ऐसा है कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि इनके मात्र संगठन ये आरएसएस है। आरएसएस की भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल विंग है और उनकी सरकार है, तो निश्चित रूप से आरएसएस के विचार से, उनके मार्गदर्शन से,
उनके रिमोट कंट्रोल से ये सरकार चलती है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को अलग ढंग से अपने आप को रखने की कोई ज़रूरत नहीं। देश के सामने स्वीकार करें कि हम उनका अंग है, उनके मार्गदर्शन से, उनके इशारे पे ये सरकार चलती है और इसमें अपने आप को अलग दिखाना, वो अलग है, हम अलग हैं, ये इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। आप मान लो कि हम उनके इशारे पे चलते हैं, वो हमारी मदर ऑर्गेनाइजेशन है, उसी की पॉलिटिकल विंग हम है और हमारी सरकार है, वो जैसा कहेंगे हम करेंगे। तो इसमें चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे लगता है कि देश में भ्रम निर्माण करके राजनीति करने का दौर अब भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करना पड़ेगा और सीधे सीधे राजनीति करें। सत्ता है, अपने विचार से। तो अब डिस्कशन सभी के लिए खुला है, सभी अपनी अपनी बात एक एक बार रख चुके हैं। प्रधानमंत्री वैसे संसद में भी कह चुके हैं कि वो मदर ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस। साथ ही साथ आज जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा है कि हम जो काम करना चाहते थे, केसी त्यागी जी आपसे पूछ रहा हूं कि हम जो काम करना चाहते हैं, सरकार अच्छा काम कर रही है, अच्छा इसीलिए कर रही है क्योंकि हम आरएसएस की बात सुनते हैं, इसमें गलत क्या है? ये पीएम कह रहे हैं एक तरह से। आरएसएस से जुड़े हुए उनकी विचारधारा के वाहक श्री गजराज सिंह जी बिहार में चुनाव में कहते हैं कि जो हमें वोट नहीं देगा उसको पाकिस्तान भेजेंगे। उसी विचारधारा की प्रचारक साध्वी प्राची कहती है कि इस संसद के अंदर आतंकवादी बैठे हुए हैं। उसी विचारधारा के प्रवीण तोगड़िया जी दिन भर समाज में बांटने की बात करते हैं। उसी विचारधारा के प्रवाहक, उसी विचारधारा के मानने वाले आधा दर्जन देश भर में दिन भर कोई ना कोई ऐसा वक्तव्य देंगे जो ऑब्जेक्शनेबल हो या समाचार की सुर्खी बने और उस पर बहस चले। संसद के अंदर 3 अवसरों पर, एक महिला मंत्री के वक्तव्य पर 2 बार और प्रधानमंत्री को खुद आकर के सफाई देनी पड़ी कि मैं सबका साथ, सबका विकास के साथ चलूंगा। तो ये असहज स्थिति राष्ट्र प्रमुख के सामने उन्हीं स्वयंसेवकों के द्वारा पैदा की जाती है जिनका प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री भी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी करते हैं। इतने विवादास्पद बयान ना अटल जी के सामने आए, ना जवाहरलाल जी के सामने आए, ना किसी और नेता के सामने आए, जितने सरकार के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, अनुषांगिक संगठन हैं, उनकी वजह से सरकार जितनी असहज हुई है, ये सरकार शायद 70 साल में कोई सरकार असहज हुई हो कि तोगड़िया जी बयान दे रहे हैं। आप जवाब दें डॉक्टर राकेश त्यागी जी ने कुछ ऐसे, हाँ देखिए, त्यागी जी बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, मैं उनको सिर्फ इतना याद दिला दूं, त्यागी जी तो से पढ़ा लिखा तो बहुत कम राजनीतिज्ञ है, लेकिन राजनीतिक कारणों से उनको आरोप लगाना पड़ रहा है। उनको मैं याद दिला दूं, उन्हीं के पार्टी के राम मनोहर लोहिया दीनदयाल जी के पास आए, संघ के साथ सहवास किया तो गैर कांग्रेसवाद आया। उसी गैर कांग्रेसवाद की आप सामने से हत्या कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि एक बयान दे रहे हैं, 2-4 बयानों की बात कर रहे हैं। कल नीतीश जी ने क्या कहा कि सड़क पे आ जाओगे, हड़ताली कर्मचारियों को डेमोक्रेटिक राइट्स की बात छीन रहे हैं। मैं उस पर नहीं जाता हूं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि संघ एक व्यापक संगठन है जो विभिन्न फील्ड में काम करता है। आकाश जी, आपने सुना होगा एक फंक्शनल डेमोक्रेसी होता है, अलग अलग फंक्शन से करने वाले प्रतिनिधि होते हैं। आज उस फंक्शनल डेमोक्रेसी का एक रूप संघ के समन्वय बैठक में आया कि अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने अपने अनुभव बताए, जनता की अपेक्षा बताई, सरकार ने उनसे राय मशविरा किया। आप जितनी राय मशविरा करेंगे इसको कहते हैं डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, विमर्शात्मक लोकतंत्र। और आप विमर्शात्मक लोकतंत्र की जगह राजतंत्र में जाना चाहते हैं कि नीतीश जी जो कह देंगे वही, सोनिया जी जो कह देंगी वही, मुलायम सिंह जो कह देंगे वही। नहीं, यहाँ हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं। मुझे गर्व है कि भारत के हमने संघ ने एक मजबूत और एक चरित्रवान प्रधानमंत्री देश को दिया है, एक गृह मंत्री दिया है, वित्त मंत्री दिया है। यह संघ के लिए गर्व की बात है और उनके लिए गर्व की बात है कोई संघ से जुड़े हुए हैं। इसमें दूसरों को क्या आपत्ति हो रही है? हम तो एक वैचारिक त्यागी जी जो डॉक्टर सिन्हा कह रहे हैं उसमें एक बात है कि आज कम से कम 15 संगठन जो कि संघ परिवार के थे, 90 से ज्यादा डेलीगेट थे, वो सब मौजूद थे। कोई आदिवासियों से जुड़ा संगठन था, वनवासी जिसे कहा जाता है इनकी भाषा में, साथ ही साथ किसान संघ, मजदूर संघ, ये सब आपस में बात करके देख रहे हैं देश के लिए आगे बेहतर क्या हो सकता है। क्योंकि भले ही सवाल उठाए कांग्रेस और आप सवाल उठाएं, लेकिन सच तो ये है कि ये कोऑर्डिनेशन जारी रह गई है 5 साल। तो अब इसको स्वीकार कर ले, उससे आगे बढ़े कि होना क्या है इससे। एक तो जितने पहले प्रधानमंत्री हैं वो भी चरित्रवान थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी चरित्रवान थे, अटल जी भी चरित्रवान थे। तो खाली इन्हीं को चरित्रवान मानना, ऐसा लगता है जैसे पहले वालों में कोई गड़बड़ था। नंबर 1, मैं राकेश जी आपसे पूछ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी
और पीडीपी का एक ज्वाइंट कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। कहिए तो मैं पढ़ के सुना देता हूं। दैट वी विल इन्वॉल्व ऑल द स्टेक होल्डर ऑफ कश्मीर while regarding the solving the problem of Kashmir। अब सुन लीजिए जरा। We will talk even to the हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। ये लिखा हुआ है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में। अच्छा, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में क्या लिखा है? वो लिखते हैं कश्मीर इज नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो ऐसे अंतर विरोध जो हैं, मुझे तो आप नीतीश जी का जिक्र कर रहे थे, इसलिए मैं आपको बताऊं आपका और पीडीपी का क्या कॉमन है। आप सब दलों पर आरोप लगाते हो, केजरीवाल की जो आपने सवाल उठाया उसके लिए सुधांशु जी को जवाब देना चाह रहे हैं। सुधांशु जी, देखिए, त्यागी जी ने जो बात उठाई वो बात सही है, मगर वह सत्य का पूरा हिस्सा नहीं। सही बात है, जब सरकार होती है तो प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार भी तमाम ऐसे तत्वों से बात करती है। अरे हमने नागा समझौता भी किया, क्या एनएसएन वाले भी नहीं मानते थे? वो तो भारत का अंग अपने को मानने को तैयार नहीं थे, पर आखिर में हमने समझौता किया, उन्होंने संविधान के परव्यू में आने का निर्णय लिया, हथियार छोड़े। तो वह विषय तो एक अलग है। अभी जब यहां, अब मैं आता हूं इस मूल विषय के ऊपर। अभी त्यागी जी ने एक दो चीजों के उदाहरण दिए थे कि वक्तव्यों की बात, कुछ सांसदों के और कुछ पार्टी के बाहर के लोग। मैं तो सिर्फ 3 वक्तव्य बताता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा था मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। सोनिया गांधी जी ने कहा कि बटाला हाउस इनकाउंटर की खबर सुनकर, यह सलमान खुर्शीद ने कहा था कि सोनिया जी की आंखों में आंसू आ गए। त्यागी जी की पार्टी के लोगों ने इशरत जहां, जिसके लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ कह रहा वो आतंकवादी है, सीना ठोक के कहा बिहार की बेटी है। और जब सैनिकों के शव पहुंचे पटना एयरपोर्ट पे तो कोई मंत्री नहीं गया, बल्कि एक मंत्री ने कह दिया तो होते ही मरने के लिए। तो आप देखिए, प्रधानमंत्री, पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके वक्तव्य देखिए, तब आप तुलना करिए कि कौन किस प्रकार की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा था। तीसरी बात, संघ मात्र संगठन है, ये बात कहा गया, बिल्कुल सही बात है। मात्र संगठन का अर्थ क्या होता है? माता पिता संस्कार देकर बच्चे को छोड़ देते हैं, अपना काम करो, अधिकार नहीं जताते, उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए संघ चरित्र निर्माण का कार्य करता है। भिन्न भिन्न स्वयंसेवक भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। जैसे आपने भी 15 संगठनों की बात कही, मैं एक उदाहरण कहता हूं। वनवासी क्षेत्रों में, यानी ट्राइबल एरियाज में, एक संगठन बताइए क्रिश्चियन मिशनरीज के अलावा जो उतने व्यापक स्तर पर काम कर रहा हो। यदि संगठन है तो एक वनवासी कल्याण आश्रम, जिसमें संघ के स्वयंसेवक काम कर रहे हैं। तो ये सब भी तो देखिए ना। और आपने चौतरफा हमला कर दिया। नवाब मलिक जी को बोलना चाह रहे हैं कि जवाब मुझे पहले लेना पड़ेगा। जी सुनिए जी, एक बात गोयल जी, लेकिन आप बात पूरी करें। सुधांशु जी, एक वाक्य मुझे पूरा कर लेने दीजिए। अकेले नहीं हो इस चैनल पे, बहुत भाषण दे दिया, आप सुनिए भी जरा। अरे मुझे एक वाक्य पूरा करने दीजिए शक्ति सिंह गोयल जी, फिर आप जवाब दीजिएगा। संघ पे 3 बार प्रतिबंध लगाया आपकी सरकार ने, 48 भाषण दे रहे हो भैया, 75 में कोर्ट में हारे, 92 में कोर्ट में हारे। तो अब संविधान का सम्मान करिए, न्यायालय की भाव का सम्मान करिए, आरोप लगाना बंद करिए, वरना न्यायालय की आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, संविधान का सम्मान नहीं कर रहे हैं, अगर संघ पे आप सांप्रदायिक का आरोप लगा रहे हैं। शक्ति सिंह जी, आपका जवाब। हाँ, मैं सीधी 2 बात करना चाहता हूं। एक तो 2013 में जो गृह सचिव थे, आज की तारीख में वो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने 2013 में कहा था कि समझौता से लेके जो ब्लास्ट हुए उसमें जो अक्यूज्ड पकड़े गए हैं वो आरएसएस की विचारधारा वाले थे। अब आरएसएस की विचारधारा इस देश में अगर ब्लास्ट करवा के आतंक करवाती है और उस विचारधारा के साथ आप नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, उसकी समीक्षा करने जा रहे हो और वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, तो भैया इस देश को हम किस दिशा में लेके जा रहे हैं? ये यही भाजपा के प्रधानमंत्री है जो कश्मीर में गए और कहते थे, भाइयों बहनों, मैं इस राज्य में बाप बेटी ने बहुत कश्मीर को लूटा, अब मैं लूटने नहीं दूंगा। और उसके साथ आप ज्वाइन हो के आप वहाँ सरकार चलाते हो। पाकिस्तान के सबसे ज्यादा झंडे, आईसिस के झंडे वहाँ दिखाए जाते हैं। आए दिन आप जिसके साथ बैठे हो। आपकी इजाजत से राकेश सिन्हा जी के सामने यही सवाल लेके जा रहा हूं जवाब के लिए, फिर मैं नवाब मलिक साहब के पास जाऊंगा। डॉक्टर राकेश सिन्हा, देखिए, मैं आज तो मुझे आश्चर्य लग रहा है कि हम लोग आपस में डिबेट कर रहे हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर, और शक्ति सिंह जी क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान का पक्ष रख रहे हैं। समझौता एक्सप्रेस में वही बात बोल रही है, पाकिस्तान भैया, मैं नहीं, कम से कम हम लोग आपस में पीडीपी कर रही है आप, और आप इसके साथ सरकार चला रहे हो। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरा रिवाइंड करके सुना दो मेरी बात सुन कि किसने कहा था। मेरी बात सुन लीजिए ना, अरे आप क्यों धैर्य खो रहे हैं? आप धैर्य मत खोइए, पर मेरी बात सुन लीजिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप झूठ मत बोलिए। लोकतंत्र का विस्तार कीजिए। मैं क्या कह रहा हूं और आप मेरे मुंह में लफ्ज डाल रहे हो।
लोकतंत्र खिलौना, लोकतंत्र, आप डरिए मत, आपका कुछ नहीं होगा। लोकतंत्र खिलौना नहीं है। नहीं हूं मैं किसी मैं मोदी के खिलाफ किसी की लीडर सारी ऑपोजिशन बन के लड़ा हूं। बांधा हुआ मैं खिलौना तुम्हारे नहीं है। मोदी आरएसएस से डरने वाला नहीं हूं। लोकतंत्र में जनता का महत्व होता है। जनता के से जो ग्रुप इमर्ज करता है उसी को कहते हैं डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। जाके इंटरनेट पे पढ़ लीजिए डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है। और संघ का जो आज बैठक हुई है, वो बैठक में जो लोग थे डेलिबरेटिव डेमोक्रेट्स थे, वो जनता के प्रतिनिधि थे। उनको कुछ जीवन में चाहिए नहीं। मोहन भागवत जी को जीवन में क्या चाहिए, दत्तात्रेय जी को जीवन में क्या चाहिए? अच्छे मैं बताता हूं क्या अच्छे चाहिए। घरों को छोड़कर 40 साल से देश की सेवा करने वालों पर अंगुली उठाने वालों को थोड़ा सा मैं नवाब मलिक साहब के पास जाना चाह रहा हूं। नवाब मलिक जी, आप बोले प्लीज। क्या हालत कर दी है समाजवादी पार्टी, क्या हालत कर दिया है जेडीयू की, क्या हालत कर दिया है देश में। संघ लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करने में 74 से लेकर आज तक योगदान दे रहा है। त्यागी जी स्वीकार करेंगे इस बात को? जी नवाब मलिक जी। नहीं, अभी ऐसा है कि सुधांशु जी ने कहा कि हम मात्र संगठन है, हम स्वीकार करते हैं और हमारे बच्चों को अधिकार देते हैं। समस्या यहाँ है कि ये जितने बच्चे इनके हैं अलग अलग अधिकार नहीं संस्कार देते, दोनों में अंतर होता है मान्यवर। नहीं, सुनिए ना, आपके अलग अलग जो बच्चे हैं, बगल बच्चे हैं, जिस तरह से अलग अलग ढंग से उत्पात मचाते हैं, जब वो उत्पात मचाते हैं तब ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी वो बोलते हैं हमारे भाई बहन नहीं है, इनसे हमारा लेना देना नहीं है। संघ का काम ही है देश में भ्रम निर्माण करना, अलग अलग तरीके से व्यवस्थाओं में अलग अलग तरीके से हालात पैदा करना और उसको कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह से चीजें की जाती है। मेरा स्पष्ट बोलना है कि भारतीय जनता पार्टी ये संघ की पॉलिटिकल विंग है और उनके इशारे पे ही सारा कामकाज चलता है। संघ के प्रचारक ही मंत्री हैं, वही प्रधानमंत्री हैं। तो आप स्वीकारो, हमारी सरकार है, हम अपने तरीके से चलाएंगे और अपने विचारों से चलाएंगे। आप भ्रम निर्माण ना करें। देखिए, संघ के विषय में जो हमारे प्रतिपक्षी नेतागण बोल रहे हैं वो तो उनके वक्तव्य हैं। मैं तो सिर्फ 3 कोट करता हूं। महात्मा गांधी ने 1936 के वर्धा के संघ के शिविर में जाकर क्या बोला था, किस प्रकार जाति के विषय को किनारे रखकर समरसता पैदा करने में संघ सफल हो रहा है। 1962 के चीन युद्ध के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, 65 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय लाल बहादुर शास्त्री का कहना और संघ का 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस की परेड में आना, वो क्या था। इसके अलावा अगर आप ये बात देख लें, आगे भी जब किस प्रकार के अवसर आए, जयप्रकाश नारायण ने क्या बोला संघ के बारे में। अरे ये स्थापित महापुरुष जिनको कि आप सभी लोग पूज्य मानते हैं, गोयल जी की पार्टी और सुनिए, और बाकी मैंने कहा, और 3 बार सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, 48 में, 75 में और 92 में। तो अब आप इस पे आधार पे बात करिए, ताकि हवाई बातों के आधार के ऊपर। और समझौता एक्सप्रेस क्या था, तो अगर आप देख लें तो भाई आपकी सरकार नहीं एक डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन। पहले शक्ति सिंह जी, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। शक्ति सिंह जी आप बोले। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरदार सुधांशु जी आप चुप रहिए, सुनिए, बहुत बकबक कर लिया आपने। आलोचना की है कभी? आप बंद करिए, आप सुनिए। क्या बात कर रहे हैं आप? शंकर सिंह वाघेला से पूछिए मान्यवर, उन्होंने क्या कहा संघ की विचारधारा की आलोचना की कि नहीं? बहुत आसान है सुधांशु, जो संघ के स्वयंसेवक थे कि नहीं? बोलिए हाँ या नहीं। आसान है, आप सुनिए जरा, का प्रयोग करिए। ये कोई चिल्ला चिल्ली की कॉम्पिटिशन नहीं है। या वाघेला जी से पूछिए, बताइए। सीधी सी बात है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि ये आरएसएस जो है देश में वो जहर फैलाने का सीड कैंप है, बीज केंद्र है जहर फैलाने का। अरे भाई उसके बाद 1951 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, बात खत्म हो गई। भूल गए आप भूल रहे हो। इस देश में, इस देश का राष्ट्रध्वज, इस देश का झंडा आरएसएस ने कई सालों तक स्वीकार नहीं किया। क्या बात करते हो आप राष्ट्रीय संस्कृति की? आपके आरएसएस के प्रचारक क्या क्या करते हैं और कितना झूठ बोलते हैं, देखा है कभी आपने? आप किसको गाइडलाइन देने की बात करते हो? इस देश को तोड़ने की संस्कृति आप बनाते हो। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसीलिए आरएसएस को बैन किया था। आखिरी 30 सेकंड राकेश सिन्हा जी आपके, और उसके बाद मुझे क्लोज करना है। राकेश जी, आप सीमा के बाहर जाकर बात कर रहे हैं। आप आपत्तिजनक बातों से बहस नहीं होती है। अरे रोम राज्य और राम राज्य में आप रोम राज्य को पसंद करते हैं और राम राज्य जो सरदार साहब ने कहा था। सरदार पटेल को हाशिए पर डालने वाले कांग्रेस है। आप हमारे सरदार साहब लोग पुरुष थे, आप तो सोनिया गांधी से बाहर निकलते नहीं हैं, कांग्रेस के साथ राहुल गांधी से बाहर निकलते नहीं हैं। आपके पास तो कोई है ही नहीं। समर्थन लेने के लिए इंदिरा गांधी के दरवाजे पर आई थी। जनसंघ के वो लोग इंदिरा गांधी जो स्वतंत्र सेनानी के खिलाफ अंग्रेजों के पिट्ठू बनते थे, दरवाजे वो पर आरएसएस का इतिहास है।
वो 1963 जनसंघ का में इतिहास है। जवाहरलाल क्या नेहरू बात ने करते हो संघ आप? को परेड में क्यों बुलाया था? 1934 में महात्मा गांधी वर्धा कैंप में संघ के कैंप में महात्मा स्वयं गांधी जी गए को थे। मारने वाली आपकी हत्या से विचारधारा पहले थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय आप स्वयंसेवक संघ सबसे के माफी चाहता हूं। कैंप में भाषण अरे देने समय गए थे। पूरा हो गया आप है। सुधांशु जी, शक्ति जी, और आपकी सरकार ने नवाब मलिक साहब, केसी त्यागी जी, डॉक्टर राकेश सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद। समय पूरा हो गया, लेकिन वक्त है अब जनता का, हमें देखने वालों का, जो जिनकी राय इस कार्यक्रम में शामिल थी। लेकिन आज सवाल के जवाब में क्या कहा है लोगों ने, ये भी सुन लीजिए। क्या बीजेपी का संघ से सलाह लेना अनुचित है, ये हमने पूछा था, जवाब भी सुन लीजिए। 32% दर्शक कहते हैं हाँ, लेकिन 68% लोग कहते हैं कि संघ से अगर बीजेपी सलाह लेती है तो वो गलत नहीं है। ये है जनता की राय।